हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में बच्चों मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करवाया था आप लोगों का रिवीजन का, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी के अंदर एटॉमिक रेडियस का सीक्वेंस क्या होता है, कितने तरह के एटॉमिक रेडियाई हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह के कैलकुलेशंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस जितने भी तरह के पीरियोडिक टेबल्स थे उनको हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रिवाइज कर लिया था। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे चैप्टर का जो वेटेज है बच्चों, मैक्सिमम वेटेज अगर मैं कहूँ तो आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका ट्रेंड क्या होता है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, उसके बाद फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है, किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड उसके साथ साथ हम छोटे छोटे टॉपिक्स हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, जिसमें हम एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड साथ साथ में डायगोनल रिलेशनशिप को भी हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आप लोगों के लिए, बिकॉज मैक्सिमम वेटेज जो होता है बच्चों इस चैप्टर का इसी टॉपिक से आता है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों हम कहते हैं किसको है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि अगर कोई एटम गैशियस स्टेट में है बच्चों और आइसोलेटेड है, तो इसकी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होती है, जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को इस एटम से अलग करने के लिए कितनी एनर्जी आप इसको देते हो, वही एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन if the atom is present in the gaseous state and if the atom is isolated। ठीक है, उसी एनर्जी को बच्चों हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो पूरा फिनोमिना होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करना, ये एक एंडोथर्मिक फिनोमिना होती है। मतलब किसी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन को अलग करना है तो एनर्जी आपको हमेशा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग, सपोज कोई एलिमेंट है बच्चों जिसको मैं एम से इंडिकेट कर रही हूँ, लेट अस से ये गैशियस स्टेट में है, ठीक है, और ये आइसोलेटेड है। अगर मैं इसके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हटा दूँ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के हटाने के बाद ये एम प्लस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो एनर्जी हमने इस मेटल एटम को दिया होगा या इस एलिमेंट को दिया होगा, उस एनर्जी को हम कहेंगे I1। I1 का मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, विच इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब अगर बच्चों मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहती हूँ तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ से हटाएंगे, एम प्लस गैशियस स्टेट से हटाएंगे। तो एम प्लस गैशियस स्टेट से जब एक और इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दोगे तो रिमूव करने के बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, M+2 गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जो हटाने के लिए आप एनर्जी दोगे बच्चों, ये एनर्जी आपकी I2 कहलाएगी। I2 का मतलब क्या होता है, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हम हटाने के लिए एनर्जी दे रहे हैं वो हमारा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। या फिर आप ये कह सकते हैं M प्लस को M+2 में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी आपने दी है वही हमारी I2 होगी। इसी तरह से बच्चों अगर M+2 को M+3 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको एक और इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, कहाँ से, M+2 से। तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी हम सप्लाई करेंगे ये हमारी कौन सी एनर्जी कहलाएगी बच्चों, I3 कहलाएगी। तो अगर बच्चों मैं इन तीनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दूँ तो ऐड करने से क्या होगा, M+2 कैंसिल, M+1 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, मेटल इन गैशियस स्टेट प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, सारी एनर्जी एडेड हो जाएंगी। और राइट साइड में हमें क्या मिलेगा बच्चों, M+3 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि मेटल में से 3 इलेक्ट्रॉन को हटा के जब हम उसको M+3 में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ी है 3 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए, इस I1, I2 एंड I3 के सम के बराबर एनर्जी देनी पड़ी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी
जो मेटल को ट्राई पॉजिटिव स्टेट में भेजने के लिए लगा है बच्चों, ये एक्चुअली में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के सम के बराबर होगा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा बच्चों किसी भी एलिमेंट का, वो हमेशा सेकंड से ज़्यादा होगा और सेकंड की वैल्यू हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगी। ये सीक्वेंस हर एक एलिमेंट के केस में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का थर्ड हमेशा सेकंड से ज़्यादा होगा, सेकंड हमेशा फर्स्ट से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट थिंग, इसमें कुछ कुछ चीज़ें अब ऐसी हैं जो आप लोगों को अब ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे बच्चों इसी चीज़ से आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किस एलिमेंट का होता है, तो हीलियम इज हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द होल पीरियोडिक टेबल एंड लोएस्ट होता है बच्चों सीजियम का। तो ये दो चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फॉर सीजियम एंड द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज़ फॉर हीलियम। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो ये भी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट वन, साइज पे डिपेंड करता है। अगर बच्चों एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है, तो जो छोटा एटम होगा उसका आउटर शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा तो एनर्जी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए। और एटम का साइज जब बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन वीक होता है, तो इसको हटाना भी हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। छोटा साइज है तो एनर्जी ज़्यादा लगती है और लार्जर साइज है तो एनर्जी कम लगती है। सेकेंड यहाँ पे जो हमारा फैक्टर है बच्चों दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा बच्चों तो एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। और न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज कम है तो उस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन भी कम मिलेगी, और अट्रैक्शन कम मिलेगी तो उसको हटाना काफ़ी ईजी होगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उस एटम के इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी भी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, और जहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वहाँ पे क्या होगा बच्चों, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी, और जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तीसरा है बच्चों शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन देता है, एस का इलेक्ट्रॉन, फिर कौन देता है, पी का इलेक्ट्रॉन, फिर देता है डी का इलेक्ट्रॉन, और फिर देता है एफ का इलेक्ट्रॉन। डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों ये हमारे पुअर शील्डिंग देते हैं, मतलब इनकी वजह से जो शील्डिंग मिलती है वो पुअर मिलती है। अब यहाँ पे देखो बच्चों बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान के चलो ये हमारा न्यूक्लियस है और अंदर में बहुत सारे शेल्स हैं, ठीक है, और ये हमारा एक बाहर का शेल है जहाँ से मुझे इलेक्ट्रॉन को हटाना है, ठीक है, लेटर से इस इलेक्ट्रॉन को हटाना है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बनाना चाहता है। अगर अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा शील्ड करेंगे, ज़्यादा शील्डिंग ऑफर करेंगे। शील्डिंग इन द सेंस हम क्या समझ सकते हैं कि अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल्शन देगा, तो रिपल्शन मिलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला जाएगा, और जैसे ही दूर जाएगा तो न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन क्या होगा, कम, और अट्रैक्शन कम होगा तो इसको निकालना इजी हो जाएगा। मतलब अगर अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब शील्डिंग ज़्यादा लगाते हैं, जब ज़्यादा रिपल्शन देते हैं आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी हो जाता है। मतलब मोर शील्डिंग होगी तो लेस आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, और लेस शील्डिंग होगी तो मोर आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर डी और एफ का इलेक्ट्रॉन बच्चों अंदर वाले शेल में होगा ना तो इनका शील्डिंग काफ़ी पुअर होता है। इनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल्शन नहीं दे पाते हैं, और बाहर के इलेक्ट्रॉन को जब रिपल्शन नहीं दे पाएंगे आसानी से तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में आ जाएगा, और उस अट्रैक्शन में आने की वजह से इसको निकालना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चौथा जो फैक्टर है दैट इज पेनिट्रेशन पावर। अब पेनिट्रेशन पावर भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का होता है। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है टेंडेंसी टू रिमेन क्लोज टू द न्यूक्लियस। बहुत सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान के चलिए ये न्यूक्लियस है और ये मेरे पास आउटर शेल का
आउटर शेल है जिसमें लेटर से S का भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, P का भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, D का भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है और F का भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मुझे क्या करना है, आउटर इलेक्ट्रॉन को हटाना है। अब मेरे पास ऑप्शन है, S को भी हटा सकती हूँ, P को भी हटा सकती हूँ, D को भी हटा सकती हूँ, F को भी हटा सकती हूँ। अब यहाँ देखो बच्चों, S, P, D और F के बीच में S का जो पेनिट्रेशन पावर है वो ज़्यादा है, मतलब S का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज रहना चाहेगा। तो अगर S का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है बच्चों, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहता है, ज़्यादा पास में रहता है। तो जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। तो अगर S का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में रहेगा तो न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा बच्चों तो अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन को हटाना डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब जिसका पेनिट्रेशन पावर बच्चों ज़्यादा है उस इलेक्ट्रॉन को हटाना हमारे लिए क्या होगा, उसको हटाना डिफिकल्ट होगा। अब मतलब उसको हटाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की डिमांड रहेगी, मतलब वहाँ पे उसको हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस इलेक्ट्रॉन को हटा पाओगे। तो मोर विल बी द पेनिट्रेशन पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, more amount of energy is required to remove that particular electron। तो हम क्या कहेंगे, ionization energy is directly proportional to the penetration power of electron। जिस इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर बच्चों ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन को हटाना डिफिकल्ट होगा, मतलब उसको हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड लास्ट जो हमारा बच्चों फैक्टर है, फिफ्थ फैक्टर, दैट इज़ कि अगर कोई एलिमेंट का कन्फ्यूगरेशन कंप्लीट फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड है, ये दोनों ही कन्फ्यूगरेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, कंप्लीट फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। ये बात मैंने आप लोगों को बच्चों बताया है जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को दिया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है इसका रीज़न आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो जो एलिमेंट का कन्फ्यूगरेशन बच्चों कंप्लीट फिल्ड होता है या हाफ फिल्ड होता है, जिसको हम फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड कन्फ्यूगरेशन कहते हैं, ऐसे कन्फ्यूगरेशन जिस भी एलिमेंट के पास होगा उसका स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो स्टेबल होता है बच्चों वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ नहीं करना चाहता है। मतलब ऐसे केस में आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो ये 4-5 फैक्टर है जिनके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों आपकी डिपेंड करती है। अब हम आ जाते हैं ट्रेंड के ऊपर। तो ट्रेंड में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले अगर बच्चों मैं लेफ्ट से राइट जाती हूँ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस ऑल्सो जो आप लोगों को मिलता है कहाँ पे, जब हम बात करते डी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो लेफ्ट से राइट जाने पे हम क्या देखते हैं बच्चों, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज आपकी डिक्रीज कर जाती है, राइट, साइज आपकी डिक्रीज करती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपकी इंक्रीज करती है। अब ऊपर देखिए मैंने क्या कहा था, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर साइज आपकी डिक्रीज कर रही है लेफ्ट से राइट अलोंग द पीरियड और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका क्लियर मतलब ये होगा कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इन जनरल क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। मतलब लेफ्ट से राइट इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी हमारी बढ़ती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, उन्हीं के ऊपर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें रीज़न भी समझना पड़ेगा, रीज़न भी रिकॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट के करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका स्टेटमेंट के कोरिलेट कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है या इनकरेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं जिसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग रीजन को लेके भी करना पड़ेगा। तो जैसे देखो बच्चों, अगर मैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट की बात करूँ, मोस्ट कॉमनली आपको सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट के अंदर ही सीक्वेंस आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एलिमेंट हमारे कौन कौन से सेकेंड पीरियड के अंदर, अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर में कहा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम ही हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन और हीलियम में किसका होगा, तो हीलियम का होगा। अब मैं बात करूँगी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की, तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, इस लाइन के अकॉर्डिंग कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, मतलब हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा होना चाहिए था।
राइट, ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए था, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन यहाँ पे है और यहाँ पे है, ये दो चीज़ें बस ध्यान रख लीजिए। एक एक्सेप्शन आपको बेरिलियम और बोरॉन के केस में मिलेगा और एक एक्सेप्शन आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के केस में मिलेगा। बहुत सिंपल सा रीज़न है बच्चों, नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p3 है। 2p3 जो है बच्चों, यहाँ पे गौर से देखिए, जो 3 p ऑर्बिटल हमारे डी जनरेट है, वहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, उस केस में 3 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर है और तीनों यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। रही बात ऑक्सीजन की, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 एंड 2p4। मतलब यहाँ पे इसका कन्फिगरेशन हाफ फिल्ड जैसा नहीं है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और अदर 2 के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और एक के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, तो ऊपर मैंने क्या कहा था बच्चों कि जिस एलिमेंट के पास हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन होगा या कंप्लीट कन्फिगरेशन होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अंदर अगर हम कंपेयर करें, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, ना कि ऑक्सीजन की। मतलब यहाँ पे आपको जो सीक्वेंस है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। ठीक है, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की मैं बात कर रही हूँ बच्चों। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे हम लोग, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना नाइट्रोजन में डिफिकल्ट है ऑक्सीजन के मुकाबले, क्योंकि नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन स्टेबल है बिकॉज ऑफ दी हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन। रही बात बेरिलियम एंड बोरॉन की, तो इसको याद रखिए, यहाँ पे बच्चों बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे लॉजिक है और ये लॉजिक ऑलरेडी मैं ऊपर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बेरिलियम का कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 और बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1। मतलब बेरिलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला जाएगा, बेरिलियम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 2s से निकाला जाएगा और बोरॉन का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला जाएगा बच्चों, 2p से। अब यहाँ पे जस्ट मैंने ऊपर में क्या कहा था बच्चों, पेनिट्रेशन पावर आपका s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, और जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। मतलब s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा अट्रैक्शन में होगा, ज़्यादा क्लोज होगा एज कम्पेयर टू p इलेक्ट्रॉन। इसलिए s के इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू p इलेक्ट्रॉन। इसीलिए बेरिलियम के केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बाकी जगह पे सेम हमारा जो ये ट्रेंड, हमारा एक्चुअल में ट्रेंड जो मैंने कहा था कि लेफ्ट से राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, वही ट्रेंड आपका फॉलो होगा। बस ये दोनों जगह पे आपके एक एक्सेप्शन है। तो एक्चुअल ट्रेंड हमारा क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का गौर से देखिए, सबसे कम तो लिथियम का होगा। अब यहाँ पे हम बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का ज़्यादा हो चुका है, जैसा कि हम यहाँ देख चुके हैं, तो बोरॉन को यहाँ लिख दीजिए, बेरिलियम आगे आ जाएगा। फिर कार्बन का एज इट इज रहेगा। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में रिवर्स हो चुका है ऑर्डर, क्योंकि नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन को पहले लिखो, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन आ जाएगा। किसी भी पीरियड में, कोई भी पीरियड में आप चले जाइए बच्चों, जो आपका नोबल गैस एलिमेंट होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा हाईएस्ट होगा बच्चों, क्योंकि जो नोबल गैस एलिमेंट होते हैं उनका कन्फिगरेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। और जैसा कि ऊपर में कहा मैंने आप लोगों को कि कंप्लीट फील्ड कन्फिगरेशन और हाफ फील्ड कन्फिगरेशन वाले एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सीक्वेंस फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट बच्चों। अगर आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का पता चल गया, तो बच्चों आप थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए भी आसानी से पता लगा लोगे, क्योंकि जो ट्रेंड आपने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए लगाया है ना, सेम ट्रेंड आपको थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए भी लगाना है। अब बताइए थर्ड पीरियड एलिमेंट में कौन कौन होता है। लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम होता है, बेरिलियम के जस्ट नीचे मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकन, सिलिकन के बाद हमारा होता है फॉस्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन एंड देन आर्गन होता है। ये हमारे एलिमेंट है थर्ड पीरियड के। अब जैसा कि बच्चों ऊपर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो बेरिलियम और बोरॉन है वहाँ पे एक्सेप्शन आ चुका है एक, तो है ना, बेरिलियम का कम होना चाहिए था, बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए था, बट हमने क्या देख लिया कि बेरिलियम का ज़्यादा है बोरॉन के मुकाबले। वही सेम चीज़ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर भी लगेगी। मतलब हम एल्यूमिनियम को पहले लिखेंगे, मैग्नीशियम को बाद में लिखेंगे, एग्जैक्टली जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए लिया था। और वही चीज़ आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में भी लगानी है।
तो नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है सल्फर, तो यहाँ पे हमें फिर से एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा। मतलब हम फॉस्फोरस को आगे भेज देंगे, सल्फर को पीछे लेके आ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए अब क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली वही लॉजिक जो मैंने सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए दिया था सेम लगेगा। सोडियम को पहले, फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका आ जाएगा सिलिकॉन, इसके बाद आएगा सल्फर, फिर फॉस्फोरस, देन क्लोरीन एंड देन आर्गन। तो ये बच्चों हमारा क्या है, ट्रेंड होगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट का। अगर सेकेंड पीरियड का बच्चों आप याद रख लोगे तो थर्ड पीरियड आप उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। और याद रखना भी नहीं है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो ऑलरेडी हम यहाँ पे फैक्टर के दौरान समझ चुके थे कि जिसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए बेरिलियम और बोरॉन में पेनिट्रेशन पावर का हमारा रीजन आएगा और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में हाफ फिल्ड कन्फिगरेशन वाला रीजन आएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी समटाइम्स बच्चों कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का बेरिलियम का सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा कार्बन का, उससे ज़्यादा बोरॉन का, फिर आपका नाइट्रोजन का, फिर आपका होता है फ्लोरीन का, देन ऑक्सीजन का, देन नियॉन का और सबसे हाईएस्ट आपका लिथियम का होता है बच्चों। मतलब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरे सेकेंड पीरियड के अंदर लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा। रीज़न बहुत सिंपल सा है बच्चों, क्यों लिथियम का सबसे हाईएस्ट हो जाता है। तो लिथियम जो है बच्चों उसका एक्चुअल कन्फिगरेशन होता है 1s2 अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप हटा दोगे और इसको Li+ में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी 1s2 हो जाएगा। 1s2s का एक इलेक्ट्रॉन हटाते ही इसका कन्फिगरेशन 1s2 हो जाएगा। और 1s2 कन्फिगरेशन किसके जैसा है बच्चों, हीलियम का। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के निकलते ही लिथियम का कन्फिगरेशन नोबल गैस जैसा आ चुका है। और हीलियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के निकलते ही सिंस इसका कन्फिगरेशन हीलियम जैसा हो चुका है, मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा लिथियम से। इसीलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा लिथियम का होता है सेकेंड पीरियड के अंदर। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने लिखा है सीक्वेंस, इसको आप याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे ट्रिक बनाया है जो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे हम याद क्या रखेंगे बच्चों, बेन स्टोक्स ने, ठीक है, ये नाम BE यहाँ पे याद रख सकते हैं, बेन स्टोक्स ने। CBN इसको हम कार्बन कहेंगे, ठीक है, कार्बन, CBN कार्बन की, ये लाइन को बस कंप्लीट करने की है, कार्बन की फोन ले ली या फोन ली लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बेन स्टोक्स ने कार्बन की फोन ली। ये चीज़ आप यहाँ पे अगर इस लाइन को याद रख लेंगे तो आपको सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक आप यहाँ पे याद रख सकते हैं बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सीक्वेंस सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए आपको पता चल गया, वही सेम ट्रेंड आपको यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड पीरियड के एलिमेंट के लिए भी लगाना है बच्चों। बेरिलियम के जस्ट नीचे कौन होता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को सबसे पहले लिख देना। कार्बन के जस्ट नीचे कौन होता है, सिलिकॉन। उसके बाद बोरॉन के जस्ट नीचे कौन होता है, एल्यूमिनियम। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फॉस्फोरस, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर, और यहाँ पे नियॉन के जस्ट नीचे कौन होता है, आर्गन, और लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम। तो ध्यान रखिए, जो अगर आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया, अगर आप ये ट्रिक याद रख लेते हो, तो आपको अगर थर्ड पीरियड एलिमेंट का सीक्वेंस पूछ लेगा बच्चों, तो आप आसानी से सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में जैसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है वही ट्रेंड आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एक और मॉडल मैं आप लोगों को बता देती हूँ बच्चों, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका भी मैं ट्रिक आपको बता दूंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए, उससे पहले हमने पीरियड की तो बात कर ली। ग्रुप में अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप में मैं इन जनरल क्या कहूँगी, देखिए, मतलब ग्रुप में किस तरह से टॉप से बॉटम जाने पे किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी अफेक्ट होती है, उसको कैसे याद रखेंगे। तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस,
लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो हम क्या कहते हैं बच्चों, टॉप से बॉटम जाने पे साइज आपकी बढ़ती है और जेड इफेक्टिव आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। तो अगर साइज बच्चों बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 एलिमेंट के केस में, एल्कली मेटल के केस में, तो एल्कली मेटल के केस में सबसे ज़्यादा लिथियम का होगा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम और फिर सीजियम। सबसे लोएस्ट आपका सीजियम का होता है। ग्रुप 2 की अगर बात करूं तो बेरिलियम का सबसे हाईएस्ट, उससे कम होगा मैग्नीशियम का, उससे कम होगा कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम। इस तरह से हम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिफाइन कर सकते हैं इन जनरल, क्योंकि टॉप से बॉटम जाने पे अगर साइज आपकी बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन है, एक और मॉडल है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपोज आपको कहा है कि कोई एलिमेंट एक्स है और उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दिया है 5.98 किलो जूल पर मोल। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लेटर से आपको दिया है 18.82 किलो जूल पर मोल। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी लेटर से आपको दिया है 24.44 किलो जूल पर मोल। और I4 आपको दिया है लेटर से 119.96 किलो जूल पर मोल। और I5 अगर आपको दिया है बच्चों लेटर से 153.77 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा है कि ये जो आपका एलिमेंट X है, ये जो हमारा कंपाउंड है, अगर ये किसी मेटल के साथ, ये X आपका कोई ना कोई लेटर से, ये कोई भी हमारा एलिमेंट है X और जिसका 5 आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है बच्चों कि ये जो हमारा एलिमेंट X है, ये कोई हैलोजन है, लेटर से ये कोई हैलोजन है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ये जो X है हमारा हैलोजन, जब ये मेटल के साथ कंबाइन कर जाएगा तो ये किस तरह के मेटल हैलाइड बनाएगा, मतलब किस तरह का मेटल हैलाइड बनेगा, ये हमसे पूछा है। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको लेटर से MCl, दूसरा ऑप्शन दे रखा है MCl2, तीसरा ऑप्शन दिया है MCl3 और चौथा ऑप्शन दिया है MCl4। मतलब ये X आपका इनडायरेक्टली क्या कह दिया है, Cl है। तो आपको बोला गया है बच्चों कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा जब Cl मेटल के साथ कंबाइन करेगा। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे बच्चों, मेटल की वैलेंसी कितनी है ये तो हमें पता नहीं है। लेटर से मेटल की वैलेंसी X है और Cl की वैलेंसी तो 1 होती है, राइट, क्योंकि वो 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है। तो हमारा जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, MClX बनेगा। तो अगर मुझे मेटल की वैलेंसी पता चल जाए बच्चों तो हम आराम से फॉर्मूला भी निकाल पाएंगे। अब वैलेंसी को निकालने का बहुत सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी आयनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों दिए हैं, जहां पे सडन जंप होगा उसको देखिए। देखो जैसे जैसे आप I1 से I5 की तरफ आओगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, ये तो होगा ही, क्योंकि लॉजिक्स मैं ऑलरेडी ऊपर आपको दे चुकी हूँ कि I1 हमेशा छोटा होता है, I2 उससे ज़्यादा होता है, I3 उससे भी ज़्यादा होता है। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन हटाते जाओगे आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है। बट सडन जंप कहाँ पे दिख रहा है, सडन जंप आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ देखिए 24.44 है, बट यहाँ पे अचानक से 119.96 हो चुका है ना। तो जहाँ पे सडन जंप होगा वहाँ तक रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, थर्ड जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों, अगर उसको कंपेयर करोगे फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड से कहीं ज़्यादा है। इसका क्लियर मतलब ये निकलेगा कि थर्ड तक तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी था, बट चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जहाँ पे सडन जंप होगा ना वहाँ तक ही रुक जाएंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा यहाँ तक वैल्यू है, यहाँ तक ये इंडिकेट कर रहा है कि तीसरे इलेक्ट्रॉन तक, थर्ड इलेक्ट्रॉन तक निकालना इजी है एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन, बट फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन या फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है। मतलब कहने का ये है, ये जो मेटल है हमारा बच्चों, ये कितने इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर पा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर पा रहा है। मतलब मेटल की वैलेंसी कितनी है बच्चों, 3। तो मेटल की वैलेंसी 3 है और X हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे X यहाँ पे Cl है जिसकी वैलेंसी है 1। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, MCl3 बनेगा। तो ये जो 4-5 आयनाइजेशन एनर्जी दिए थे ये किसी मेटल का दिया था, लेटर से मेटल आपका M है,
और ये मेटल इस हैलोजन के साथ कंबाइन कर रहा था और कंबाइन करके इस तरह का एक कंपाउंड बना रहा था। अब उसी कंपाउंड के फॉर्मूला को हमें पता लगाना था, जो हम किस बेसिस पे पता लगा पाएंगे, मेटल की वैलेंसी को जान के। और कैसे मेटल की वैलेंसी जानना है, जहाँ पे सडन जंप होगा बच्चों, उसके बाद वाले वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है। मतलब हम ये मानेंगे कि बाद वाले इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी रिमूव नहीं किए जा सकते हैं। तो इतने ही तरह के बच्चों आप लोगों के आयनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन आता है। इसी तरह से लेटर से एक मेटल है जिसकी 5 आयनाइजेशन एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ। एक x है, एक 2x है, एक 3x है, एक 5x है और एक 100x है। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों कि ये मेटल लेटर से किसी हैलोजन के साथ कंबाइन करना चाहता है x के साथ, किस तरह का मेटल हैलाइड का फॉर्मूला बनेगा? mx बनेगा, mx2 बनेगा, mx3 बनेगा, mx4 बनेगा। तो गौर से देखिए, सडन जंप आपको कहाँ दिख रहा है? सडन जंप यहाँ दिख रहा है। मतलब 4 तक तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी था, 4th इलेक्ट्रॉन तक हम निकाल पा रहे थे, 5th इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो कितनी वैलेंसी हो गई मेटल की? 4। और हैलोजन की वैलेंसी तो 1 है ही। तो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? mx4 बनेगा। तो ये सारी बातें बच्चों है आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। तो सारे पॉइंट मैंने आप लोगों के आयनाइजेशन एंथैल्पी में कवर कर दिए हैं, जितने तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के नीट और जेईई में पूछे जाते हैं। दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है बच्चों कितनी एनर्जी आपकी रिलीज होती है जब हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, वो आइसोलेटेड है और प्लस गैसियस स्टेट में है। जब आपने यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को ऐड किया होगा तो ये आपका एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ए नेगेटिव में, मतलब एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जितनी भी एनर्जी आपकी रिलीज होती है वही एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है। बट अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जाऊंगी तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा? ए माइनस में। ए माइनस में जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करके इसको A-2 में आप कन्वर्ट करोगे बच्चों, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इस पे कई क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो सारे पॉजिटिव होंगे। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड आप कहाँ पे ऐड करोगे? थर्ड इलेक्ट्रॉन आप A-2 में ऐड करोगे। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन के ऐड होते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा A-3 में। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी बच्चों यहाँ पे भी पॉजिटिव होगी। मतलब जैसे जैसे फर्स्ट के बाद आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाओगे, आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी बच्चों वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, इसमें बेसिक चीज़ें आप लोगों को क्या क्या याद रखना है। अगर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों नेगेटिव है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से एनर्जी आपकी रिलीज हुई है। अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से डेल्टा Heg पॉजिटिव है बच्चों, तो इसका क्लियर मतलब होगा कि उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के दौरान एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, मतलब हम ये कहेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो एक्सोथर्मिक है, बट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन जितने भी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैं सारे क्या है बच्चों? एंडोथर्मिक है। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी में सारी वैल्यू क्या होती है? एंडोथर्मिक ही होती है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर सपोज 2 एलिमेंट है बच्चों, लेटर से एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -340 किलो जूल पर मोल है और दूसरे का लेटर से -200 किलो जूल पर मोल है। दोनों की नेगेटिव मैंने दिखा दी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका क्लियर मतलब है कि पहले एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हमें एनर्जी क्या मिला? एनर्जी का रिलीज मिला। मतलब पहला जो एटम है उसमें जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया होगा तो एनर्जी यहाँ भी रिलीज हुई है, और सेकेंड एटम के अंदर भी जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया होगा यहाँ भी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। मतलब दोनों ही केस में आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये नेगेटिव साइन का मतलब है। लेकिन नेगेटिव साइन का जो मैग्नीट्यूड है,
ठीक है, ये आपको ये बता के देगा कि कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, कहाँ पे कम एनर्जी रिलीज हुई है। तो जिसका ज़्यादा नेगेटिव होता है बच्चों, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी का रिलीज हुआ है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से, और जहाँ पे कम नेगेटिव वैल्यू है वहाँ पे कम एनर्जी का रिलीज हुआ है। एक और बात यहाँ से क्या याद रखना है आपको, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगा, हमने कहा मोर नेगेटिव है तो मोर एनर्जी आपकी रिलीज हुई है। ठीक है, जहां मोर एनर्जी बच्चों रिलीज होगा, उससे आप ये लॉजिक लगाएंगे कि उस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज़्यादा इजी है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मतलब हम ये कहेंगे कि जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव है उसके अंदर एनर्जी आपकी ज़्यादा रिलीज होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ज़्यादा ईजी है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन को लेने की जो एफिनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी नेगेटिव होती है, उन एटम के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एफिनिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। अगर डेल्टा एच ई जी बच्चों लेस नेगेटिव है, अगर डेल्टा एच ई जी आपका लेस नेगेटिव है तो इसका मतलब है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज होगा। और जहाँ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका रिलीज होता है, मतलब वहाँ पे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब पहले के कंपैरेटिवली कम डिफिकल्ट, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एफिनिटी है वो थोड़ी सी कम है। यहाँ पे हम कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है और यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है। अगर डेल्टा एच ई जी बच्चों ज़ीरो है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऐड ही नहीं हो सकता है, नो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऐसा केस कहाँ पे होता है बच्चों, ऐसा केस होता है नोबल गैस के एलिमेंट के केस में। नोबल गैस के जो एलिमेंट होते हैं बच्चों, उनका कन्फिगरेशन पहले से ही स्टेबल है, इसलिए वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहते हैं। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है सॉरी, उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो काफ़ी ज़ीरो होती है या फिर ना के बराबर होती है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एफिनिटी नहीं होती है। और किसी किसी केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी बच्चों पॉजिटिव भी हो जाती है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होगा कि वहाँ पे ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट रिलक्टेंट होते हैं, रिलक्टेंट शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के एडिशन को लेके, मतलब इन एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बहुत ही कम होती है, ये इलेक्ट्रॉन को रखना ही नहीं चाहते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है इस रिवीजन के टाइम पे। नेक्स्ट थिंग, कौन कौन से फैक्टर होती हैं जिनके ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों डिपेंड करती है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा, ये साइज होता है। अगर साइज छोटा है और एक साइज बड़ा है, सपोज यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ देखो ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन दे देगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कम अट्रैक्शन देगा। जहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है बच्चों, जहाँ ज़्यादा अट्रैक्शन होती है वहाँ ज़्यादा एनर्जी का रिलीज होता है। ये केमिस्ट्री का फंडा है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोर अट्रैक्शन इम्प्लाइज मोर एनर्जी रिलीज, लेस अट्रैक्शन इम्प्लाइज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि साइज अगर छोटा है तो एडेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, मतलब एनर्जी आपकी ज़्यादा रिलीज होगी। तो हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी बच्चों वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जब साइज छोटा होगा तो डेल्टा एच ई जी आपका ज़्यादा नेगेटिव होगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी आपका रिलीज होगा। और जब साइज आपका बड़ा होगा बच्चों तो डेल्टा एच ई जी आपका लेस नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, साइज अगर स्मॉल है तो डेल्टा एच ई जी मोर नेगेटिव होगा। मोर नेगेटिव मतलब मोर एनर्जी आपकी रिलीज होगी बिकॉज ऑफ मोर अट्रैक्शन। और अगर साइज आपके लार्ज है तो साइज लार्ज होगा तो डेल्टा एच ई जी बच्चों क्या होगा आपका, लेस नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव का मतलब क्या है, लेस अट्रैक्शन। किसके बीच में, एडेड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो ये पहला पॉइंट है, मतलब साइज और डेल्टा एच ई जी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज।
अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो एडेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज होगी। अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कम है बच्चों, तो इसका मतलब एडेड इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस का कम चार्ज मिलेगा, और न्यूक्लियस का कम चार्ज मिलेगा इसका मतलब एनर्जी भी आपकी कम रिलीज होगी, क्योंकि जब कम चार्ज मिलेगा तो अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रॉन कम फील करेगा, और जब अट्रैक्शन कम फील करेगा तो एनर्जी भी आपकी कम रिलीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा एच ई जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज होगी। जहां न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वहां पे एडेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, और वहां पे एनर्जी भी वो क्या करता है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करता है, क्योंकि जहां ज़्यादा अट्रैक्शन वहां पे ज़्यादा एनर्जी का रिलीज होगा। तीसरा फैक्टर है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी स्टेबल होते हैं बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो कन्फिगुरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स हाफ फिल्ड कन्फिगुरेशन। जितने भी नोबल गैस हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कन्फिगुरेशन है बिकॉज ऑफ द कंप्लीट फिल्ड कन्फिगुरेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये तीन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है बच्चों जो आपको ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन का, नोबल गैस का और बेरिलियम का। ये तीनों जो एलिमेंट है ना, इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इवन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। ऊपर मैंने क्या कहा था याद कीजिए, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है बच्चों हमेशा नेगेटिव होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये तीन ऐसे एलिमेंट है बच्चों जिनका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो पॉजिटिव होगा ही, बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होता है। और इन तीनों के अलावा जितने भी रेस्ट अदर एलिमेंट है, रेस्ट अदर एलिमेंट, उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे इन तीनों के अलावा किसी और एलिमेंट में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी नेगेटिव होती है। किसी की ज़्यादा नेगेटिव होती है, किसी की कम नेगेटिव होती है, वो डिपेंड करता है कि साइज कितना है और न्यूक्लियर चार्ज कैसा है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी बच्चों। इन तीनों को छोड़ के बाकी सभी की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। अदर केस में इन तीनों का पॉजिटिव होता है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हर एलिमेंट के केस में आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये बातें अब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये सारे बच्चों जो फैक्टर है जो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि कौन कौन से फैक्टर पे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है। अब आपको यहाँ पे ट्रेंड को याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब ट्रेंड से पहले दो चीज़ें याद रख लीजिए। क्लोरीन जो हमारा होता है बच्चों, क्लोरीन इज द एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होगा, तो Cl का होगा। या फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl के पास सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बीच में रिलेशन क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। मतलब अगर मान के चलिए किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैंने दे दिया आपको -360 किलो जूल पर मोल, तो इसका मतलब उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा, +360 किलो जूल पर मोल होगा। तो ये दोनों के बीच में इस तरह का एक रिलेशन होता है जो ध्यान रखिएगा। जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आते हैं अपने ट्रेंड के ऊपर बच्चों। तो ट्रेंड में आप लोगों को अलोंग द पीरियड एंड टॉप से बॉटम ग्रुप में याद रखने पड़ेंगे। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है बच्चों, साइज आपकी डिक्रीज करती है, साइज आपका डिक्रीज करता जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता है। अभी जस्ट हमने ऊपर में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं बच्चों, अगर साइज आपकी डिक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। और अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है तो भी आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। क्योंकि इन तीनों के अलावा मैंने क्या कहा बच्चों, रेस्ट अदर केसेस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा नेगेटिव ही होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे हमारा साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। दोनों ही फैक्टर यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव करते जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पे आपका जो डेल्टा एच ई जी है बच्चों मोर नेगेटिव होता चला जाएगा। मतलब लेफ्ट वाले एलिमेंट की डेल्टा एच ई जी क्या होगी बच्चों, लेस नेगेटिव होगी। और राइट वाले एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल है हमारा उसके अंदर राइट साइड में जो एलिमेंट लोकेटेड आपका होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। ये लॉजिक है हमारा लेफ्ट से राइट जाने पे, क्योंकि जहाँ पे साइज लेफ्ट से राइट जाने पे साइज आपकी छोटी होती जा रही है। साइज अगर डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड करोगे उसको न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा, अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी पीरियड में आप चले जाइए, किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका नेगेटिव होता है बच्चों, ये हैलोजन एलिमेंट के लिए होता है। मतलब ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट जो है हैलोजन फैमिली, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी पीरियड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव फ्लोरीन का होगा। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव आपका Cl का होगा। अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करूँ तो ब्रोमीन का होगा। और अगर मैं फिफ्थ पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे आयोडीन का होगा। मतलब किसी भी पीरियड में आप चले जाएंगे हमेशा सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको किसी न किसी हैलोजन का ही मिलेगा। अब देखिए सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, तो सेकेंड पीरियड के अंदर हमारे पास एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। राइट, नियॉन को छोड़ दो, नाइट्रोजन को छोड़ दो और बेरिलियम को छोड़ दो, क्योंकि ऊपर ही कहा था मैंने कि ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। ठीक है, बट हम ये जो ट्रेंड अभी पढ़ रहे हैं बच्चों ये नेगेटिव वैल्यू का पढ़ रहे हैं। मतलब कौन कितनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है हम उस सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इन तीनों के अलावा इन तीनों को अगर हम छोड़ दें बच्चों, ठीक है, इनको इग्नोर कर देना है क्योंकि इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इनके अंदर हम क्या कहेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज आपकी डिक्रीज कर रही है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। तो दोनों ही फैक्टर हमें डेल्टा एच ई जी को क्या करेगा, मोर नेगेटिव बनाएगा, है ना। साइज डिक्रीज होगा तो भी डेल्टा एच ई जी बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो भी हमारा डेल्टा एच ई जी बढ़ेगा। मतलब दोनों ही केस में हमारी डेल्टा एच ई जी क्या होगी, मोर नेगेटिव होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट के बीच में किसका होगा बच्चों, एफ, फिर ओ, फिर सी, फिर बी, फिर आपका एल आई। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हमारा सीक्वेंस होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को याद रखने का। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बोरॉन एंड लिथियम के अंदर बच्चों लिथियम का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो थोड़ा सा बोरॉन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। बाकी सब कुछ जो हम लोगों ने ट्रेंड अभी पढ़ा था, जो फैक्टर पढ़े थे, उसी के बेसिस पे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा। देन यहाँ पे अगर हम अलोंग द ग्रुप की बात करें बच्चों, ये तो अलोंग द पीरियड की बात कर ली हमने। अलोंग अगर ग्रुप की बात करें टॉप से बॉटम पे, अलोंग ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं। टॉप से बॉटम बच्चों हम क्या देखते हैं, साइज आपकी बढ़ती जा रही है और जेड इफेक्टिव आपकी क्या होती है बच्चों, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जब हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, ये डिपेंड करेगा साइज के ऊपर। और जैसा कि हमने ऊपर में पढ़ा कि डेल्टा एच ई जी क्या होता है, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर साइज आपका टॉप से बॉटम जाने पे बढ़ेगा तो डेल्टा एच ई जी आपका कम होगा। मतलब टॉप से बॉटम जाने पे डेल्टा एच ई जी आपका लेस नेगेटिव होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे क्या याद रखना है, एक्सेप्शन याद ये रखना है बच्चों कि थर्ड पीरियड जो एलिमेंट होता है, थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसका डेल्टा एच ई जी मोर नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट। कहने का मतलब है कि अगर मैं सपोज हैलोजन फैमिली की ही बात कर लूँ तो हैलोजन फैमिली में ये 4 एलिमेंट है, इनमें सबसे ज़्यादा ये हमारा सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसका फिफ्थ है। हम अकॉर्डिंग टू ट्रेंड हमें क्या फॉलो करना चाहिए था कि टॉप से बॉटम जाने पे डेल्टा एच ई जी आपका कम होना चाहिए था, मतलब सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में Cl का सबसे ज़्यादा होता है। यही एक्सेप्शन है जो ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा Cl का, फिर F का, फिर Br का, फिर आपका I का होता है। यहाँ पे चेंज आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमें याद रखना है बच्चों ग्रुप नंबर 17 के केस में। और ये कम से कम 10 बार आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। ग्रुप नंबर 16 के ऊपर भी कई बार बच्चों क्वेश्चन आ गए हैं। तो ग्रुप नंबर 16 में सबसे ज़्यादा सल्फर का, फिर होता है आपका सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर आपका पोलोनियम, और सबसे लीस्ट आपका ऑक्सीजन का होता है बच्चों। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा लेस नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो ये ध्यान रखिएगा सब लोग, ग्रुप नंबर 16 का एक्सेप्शन एज वेल एज ग्रुप नंबर 17 का एक्सेप्शन, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका होता है बच्चों, तो Cl का होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब भी कोई सपोज ए और बी के बीच में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं कहूंगी कि ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट विल हैव मोर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर मैं कहूंगी कि बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश सबसे ज़्यादा करेगा? बी करेगा। तो ये जस्ट एक रिलेटिव होता है, रिलेटिव टेंडेंसी होता है किसी भी एलिमेंट का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं बच्चों जिनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिपेंड करती है? पहला फैक्टर है साइज। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो छोटा एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अमाउंट में अट्रैक्ट कर सकता है, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लार्जर एटम। तो सपोज एक एटम छोटा है और एक एटम बड़ा है और दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो जो छोटा एटम है बच्चों उसका न्यूक्लियस से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा करीब है, ज़्यादा क्लोज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है छोटे एटम को क्या करेगा? ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो इसलिए जो छोटा एटम होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो ज़्यादा होती है। इसलिए लोअर विल बी द साइज, हाइयर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे बच्चों है न्यूक्लियर चार्ज की। अब न्यूक्लियर चार्ज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर भी उसके पास ज़्यादा होगी। जैसे मान के चलिए 2 एटम है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। लेट अस से यहाँ पे 20 प्रोटॉन है, यहाँ पे से 5 प्रोटॉन है। तो जहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो भी ज़्यादा होगी। तो मोर विल बी द न्यूक्लियर चार्ज, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज अगर कोई एलिमेंट है बच्चों, कोई भी एलिमेंट है, लेट अस से ए है, जैसे जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। जैसे मान के चलिए एक आपका A+ है, एक आपका A+2 है और एक आपका A+3 है। तो A+2 और A+3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे बच्चों, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है ना एटम के ऊपर, उसका जेड इफेक्टिव भी बढ़ता जाता है। ध्यान रखिएगा, जेड इफेक्टिव विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगी। और जेड इफेक्टिव बच्चों जितना ज़्यादा होता है, वैसे ही अभी जस्ट हमने क्या देखा था, मोर विल बी द जेड इफेक्टिव, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जेड इफेक्टिव ही हमारा क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा है, और ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा बच्चों तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि एक Mn+2 है, एक Mn+4 है और एक Mn+7 है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों के बीच में किसकी है? तो सबसे ज़्यादा Mn+7 की होगी, फिर +4 की, और सबसे मिनिमम यहाँ पे +2 की होगी। उसके बाद दूसरी बात ये याद रखना है कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आपकी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जेड इफेक्टिव कम होता जाता है। मतलब जेड इफेक्टिव और नेगेटिव चार्ज जो होगा बच्चों ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मैं आप लोगों को लॉजिक भी पिछले वाला जो पार्ट था वहाँ पे बता चुकी थी कि जैसे जैसे बच्चों पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ता है। तो याद कीजिए मैंने पिछले क्लास में एक छोटा सा ट्रिक आप लोगों को बताया था, पिछला जो पार्ट 1 था हमारा इसी चैप्टर का, वहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताया था कि प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है वो हमारा जेड इफेक्टिव कहलाता है। तो जैसे जैसे हम
इलेक्ट्रॉन को निकाल के पॉजिटिव चार्ज बनाते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो भी बढ़ेगा, और जब प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी बढ़ती है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जैसे मान के चलिए एक n माइनस है, एक n-2 है, एक n-3 है, पिछले क्लास में मैंने ये एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को पिछले पार्ट के अंदर। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है बच्चों, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन की रेशियो कम होती जाती है, और प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का रेशियो अगर कम होगा बच्चों, इसका मतलब जेड इफेक्टिव आपका कम होगा, और जेड इफेक्टिव अगर कम होगा बच्चों तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मोर विल बी द पॉजिटिव चार्ज, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट मोर विल बी द नेगेटिव चार्ज, लेसर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनके अंदर हम क्या कहेंगे, n माइनस सबसे ज्यादा, फिर n-2, और सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कौन है बच्चों, n-3। तीसरी बात, sp, sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे पता लगाते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होता है बच्चों, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। परसेंटेज एस कैरेक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एसपी के अंदर कैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालेंगे, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल। तो टोटल ऑर्बिटल यहाँ 2 है और इसमें एस ऑर्बिटल 1 है, यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल 3 है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल 1 है। एस ऑर्बिटल 1 है बट टोटल ऑर्बिटल 4 है, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज पता चल जाएगा। तो एसपी का 50%, इसका 33.3% और इसका 25%। मोर विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर बच्चों, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एसपी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर sp2 है, एंड फिर यहाँ पे क्या होगा, sp3 होगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक याद रख लीजिए, जो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर आ चुके हैं एग्जाम में, तो इसको याद रखने के लिए ट्रिक आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। फोन कलीबर, ISC pH, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा फ्लोरीन हमारा पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पूछा जाए तो Cl का, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पूछा जाए तो फ्लोरीन का होता है। नाइट्रोजन और Cl का बच्चों ऑलमोस्ट इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन का बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम Cl से ज्यादा मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ISC मतलब आयोडीन, सल्फर एंड कार्बन, तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बट इनकी वैल्यू फॉस्फोरस और हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। और अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। इस सीक्वेंस को आप याद रख सकते हैं, फोन कलीबर ISC pH। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा सिंपल सा ट्रिक है इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीक्वेंस को याद रखने का। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम पूछे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका फ्लोरीन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आ जाए क्वेश्चन तो सीजियम होगा, तो सीजियम आपका सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लोवेस्ट होता है, और फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट होता है। देन यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड में सबसे पहले बच्चों हमें लेफ्ट टू राइट जाना है। लेफ्ट टू राइट के अंदर हम क्या देखते हैं कि साइज हमारी डिक्रीज हो जाती है, जेड इफेक्टिव हमारी बढ़ती जाती है। मैं कई बार इस लाइन को यूज कर चुकी हूँ। साइज कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, दोनों ही चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। मतलब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, डायरेक्टली आप ध्यान रखिए, लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर टॉप से बॉटम हम जाते हैं बच्चों, तो टॉप से बॉटम जाने पे क्या होती है, साइज आपकी बढ़ जाती है, जेड इफेक्टिव आपकी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, और जैसा कि ऊपर मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, टॉप से बॉटम कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन यहाँ पे बच्चों एक मुलिकन स्केल पे आप लोगों के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
ये ध्यान रखिएगा, मुल्कन के अकॉर्डिंग जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसी भी एलिमेंट का, वो हम निकालते कैसे हैं, आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2 से, ठीक है। जहाँ पे आई ई और ई ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अगर दोनों एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तब आप इस फॉर्मूले को यूज करके उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। बट ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों आप निकालोगे वो कौन से स्केल पे होगा, मोलिकन स्केल पे। नाउ वन मोर स्केल है जो हम लोग मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए यूज करते हैं, दैट इज पॉलिंग स्केल। और पॉलिंग स्केल और मोलिकन स्केल के बीच में बच्चों एक रिलेशन है जो आप लोगों को याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद क्या रखना है कि मोलिकन स्केल पे जो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज 2.8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पॉलिंग स्केल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मान के चलो आपको कहा है कि पॉलिंग स्केल पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन ऑन द मोलिकन स्केल। तो मोलिकन स्केल पे हम क्या कहेंगे, 2.8 इंटू 4 कह देंगे। तो इस तरह से अगर आपको पॉलिंग स्केल पे वैल्यू पता है तो आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोलिकन स्केल पे निकाल सकते हो। अगर मोलिकन स्केल पे कोई वैल्यू दे रखी है तो आप 2.8 से डिवाइड करके पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो। तो ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है जो आप लोगों को पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहाँ पे किसी एक का स्केल का वैल्यू दिया होगा, दूसरे का पूछा होगा। दूसरी बात, अगर बच्चों ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या था हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल दैट इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए बाई 2। और यहाँ पे हमने क्या देखा, मोलिकन स्केल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये 2.8 टाइम्स ऑफ पॉलिंग स्केल है, ठीक है। तो यहाँ से पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आ जाएगी, मोलिकन स्केल अपॉन 2.8 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं मोलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डाल दूँ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों ये किस स्केल पे है, मोलिकन स्केल पे, तो मोलिकन स्केल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे पॉलिंग स्केल पे कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की मिलेगी ये मैं फाइंड आउट कर पाऊंगी। कितना होगा, देखिए मोलिकन स्केल के अकॉर्डिंग कितना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2 है और डिनोमिनेटर में 2.8 पहले से था। तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिलेगा, आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 5.6। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान के चलो आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कोई एलिमेंट है x जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको लेटर से दिया है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेटर से आपको दिया है y इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एलिमेंट x ऑन द पॉलिंग स्केल, ठीक है। तो अब आपको पॉलिंग स्केल का डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5.6, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके यूज कर सकते हैं। बट प्रोवाइडेड, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला तभी काम में आएगा बच्चों जब आई ई और ई ए दोनों की वैल्यू किस में दी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होगी। एक और बात, कभी कभार आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं दिया होगा। ई ए यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंडिकेट करता है। तो हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ना दिया हो, आपको उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हो, लेटर से आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -y दिया था। तो अब आपको मैंने ऊपर में एक रिलेशन बताया था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है बच्चों तो आप उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कन्वर्ट करो, तब जाके इस फॉर्मूले के अंदर उसको सब्सटीट्यूट करो और तब जाके आपको पॉलिंग स्केल पे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मोलिकन पे पूछा होता बच्चों तब हम इसको नहीं यूज करते। मोलिकन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये वाला आई ई प्लस ई ए बाई 2। लेकिन अगर पॉलिंग स्केल पे आपको पूछा है तो आप इस रिलेशन को यूज करोगे। क्यों, क्योंकि मोलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो 2.8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पॉलिंग स्केल होता है। इसी से तो हमें ये इक्वेशन मिला ना जो भी डिराइव किया था मैंने, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे बच्चों सेम फॉर्मूला क्या हमने अभी डिराइव किया था, पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज इक्वल टू आई ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 5.6।
जब मैंने क्या कहा था कि ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकालने के लिए अगर ये दोनों वैल्यू हमें किस यूनिट में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन बच्चों कभी कभार आपको किलो कैलोरी पर मोल में भी ये दोनों वैल्यू दिए जा सकते हैं। ये दोनों वैल्यू जो है ये किलो कैलोरी पे भी दिए जा सकते हैं। ऐसे केस में आपको करना क्या है, पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2 इंटू 62.5 को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर ये दोनों वैल्यू हमें किलो कैलोरी पर मोल में दिए हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम डिनोमिनेटर में 5.6 के जगह पे 2 इंटू 62.5 को यूज़ करेंगे। और अगर किलो जूल पर मोल में दिया है, वैसे ज़्यादा चांसेस आपको इसी यूनिट में देने के होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में 99% केसेस में आपको ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज़ करने को मिलेगा। बट अगर कभी भी रेयर केस में आपको किलो कैलोरी या किलो जूल में आ जाए तो आप इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हो। तो किलो जूल पर मोल के अंदर बच्चों पॉलिंग स्केल पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आती है दैट इज IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 544 हो जाएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। ये सारी बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयनाइजेशन एंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, जितनी भी चीज़ें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं हमने सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। देन हम आते हैं मेटालिक कैरेक्टर पे। मेटालिक कैरेक्टर को ही मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकती हूँ, विच इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर को बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी है, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है, उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगी, उसकी मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखिएगा, मेटालिक कैरेक्टर जो होती है बच्चों, हम उसको रिलेट कर सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। तो लेफ्ट से राइट इन जनरल हमारा साइज बच्चों क्या होता है, बढ़ता है, सॉरी साइज हमारा कम होता है। लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं अलोंग द पीरियड, साइज हमारा कम होता है, जेड इफेक्टिव हमारा बढ़ता है। और याद कीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में मैंने क्या कहा था, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो अगर लेफ्ट से राइट अगर जाओगे बच्चों तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इनडायरेक्टली क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी इसका मतलब एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होगी, इसका मतलब क्या है, मेटालिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखिए, लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर आपकी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज करती है। बट जब हम टॉप से बॉटम आएंगे तो टॉप से बॉटम आने पे साइज बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ेगी, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी आपका क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। तो लेफ्ट से राइट डिक्रीज हो रहा है मेटालिक कैरेक्टर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब मेटालिक कैरेक्टर आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे क्या याद रखना है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है बच्चों, जैसे सीजियम की बात करूँ मैं, गैलियम की बात करूँ और मर्क्यूरी की बात करूँ, इन तीनों एलिमेंट का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए ये लिक्विड के फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनके मेल्टिंग टेम्परेचर लो होने की वजह से ये आपको यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा छोटा छोटा टॉपिक है, उसको ध्यान में रख लीजिए। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में बच्चों सबसे पहले मेटल्स हमारे क्या होते हैं, मेटल्स हमारे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जितने भी मेटल हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा उसके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर।
जैसे कभी कभार क्या होता है बच्चों, आपको 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन में मेटल के ऑक्साइड ही होंगे और आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल मेटालिक नेचर का है। तो हमने अभी मेटालिक नेचर का सीक्वेंस पढ़ा था, लेफ्ट से राइट आपकी मेटालिक नेचर डिक्रीज करती है, टॉप से बॉटम इंक्रीज करती है। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में कौन ज़्यादा मेटालिक नेचर का है, तो सोडियम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट मेटालिक नेचर कम हो गई, तो इसका मतलब सोडियम आपका ज़्यादा मेटालिक है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो जो ज़्यादा मेटालिक होगा उसका बेसिक ऑक्साइड का नेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर आती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होती है बच्चों, जो नॉन मेटल्स होती हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर सबसे पहले क्या होता है, जस्ट मेटालिक कैरेक्टर का ऑपोजिट। मेटालिक कैरेक्टर हमने क्या कहा, लेफ्ट से राइट आपकी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होती है और टॉप से बॉटम आपकी मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। नॉन मेटालिक जस्ट उसका रिवर्स होगा, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर आपकी डिक्रीज कर रही थी बट नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और टॉप से बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर आपकी इंक्रीज हो रही थी बट टॉप से बॉटम जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपकी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज कर जाती है। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे नॉन मेटल्स बच्चों क्या होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड। मतलब जितने भी नॉन मेटल हैं जो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं वो सारे नॉन मेटल ऑक्साइड बच्चों आपके एसिडिक नेचर के होते हैं। जो ज़्यादा नॉन मेटालिक नेचर का होगा उसका ऑक्साइड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मेरे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है और एक मेरे पास क्लोरीन का Cl2O7 है, तो यहाँ देखिए बच्चों ये जो हमारा सल्फर और क्लोरीन है, लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं तो हमने क्या कहा, लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपकी इंक्रीज कर रही है। सल्फर आपका ग्रुप नंबर 16 से आता है, Cl आपका 17 से आता है। तो 16 से 17 पे जब जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी उसके ऑक्साइड का बढ़ेगा। मतलब इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन है, Cl2O7 आपका ज़्यादा एसिडिक है। तीसरा है न्यूट्रल ऑक्साइड। अब न्यूट्रल ऑक्साइड में बच्चों 3 ऑक्साइड याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 ऐसे ऑक्साइड है जो न्यूट्रल हैं। मतलब ये पानी के साथ अगर पानी में डालेंगे तो नहीं ये एसिड प्रोड्यूस करेंगे ना बेस को प्रोड्यूस करेंगे, ना ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। और रेस्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के आ चुके हैं, स्पेशली मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में कई बार आप लोगों को इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखिए, एक छोटा सा ट्रिक मैं दे रही हूँ, इसका नाम याद रखिएगा, बेसन गालजीपर। ठीक है, ये नाम रख लीजिए याद। यहाँ से देखो बेसन मतलब BESN, ठीक है, ये हो गया बेसन। गाल जीपर मतलब GAAL, ये हो गया गाल। जीपर मतलब जिंक और पर मतलब PB को इंडिकेट कर रहा है। ये जितने भी एलिमेंट है बच्चों, इन एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत कॉमन है, Al2O3 जिंक ऑक्साइड, PbO, SnO, इसी तरह से BeO, ये सारे जो ऑक्साइड है बच्चों ये सारे हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो इतनी बात अब आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। और लास्ट है हमारा बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। पहला रिलेशन है लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, दूसरा है बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, और तीसरा है बोरॉन का सिलिकॉन के साथ। ये 3 डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट है और इनके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप क्यों आया, क्योंकि इनका जो एटॉमिक रेडियस है, लिथियम का मैग्नीशियम का दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है, या फिर बेरिलियम का एल्यूमिनियम का, या फिर बोरॉन का और सिलिकॉन का, इनके एटॉमिक रेडियस बच्चों, या फिर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, या फिर इनका जो पोलराइजिंग पावर है, ये तीनों जो पेयर हैं इनमें सभी का सेम होता है। मतलब लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, ठीक है, एटॉमिक रेडियस में इन तीनों पेयर के आपस में सिमिलर होते हैं। लिथियम का
मैग्नीशियम के साथ कंपेयर कीजिए तो एटॉमिक रेडियस सेम होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो सिमिलर होती है। पोलराइजिंग पावर की बात करूँ तो पोलराइजिंग पावर भी इन दोनों का सिमिलर होता है। तो सिमिलैरिटी इन दी प्रॉपर्टी की वजह से ही हम इनको एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, और सिंस ये डायगोनली एक दूसरे के प्लेस्ड है बच्चों, इसलिए हम कहते हैं कि इन तीनों के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है। तो ये बच्चों हमने आज का सेकेंड पार्ट जो है ये भी कंप्लीट कर दिया है। मैंने जितने भी टॉपिक आप लोगों के थे इस चैप्टर से, जो भी तरह के मॉडल क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं या जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होता है, मैंने हर एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों के लिए कवर कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। एज वेल एज अगर बच्चों आप लोगों को पसंद आया है वीडियो को तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, एज वेल एज शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक जिन व्यूअर्स ने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको और भी वीडियोस मिले। थैंक यू वेरी मच।